हमें दिए गए फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसका एक बार अवकलन करते हैं, इसको y के इक्वली मान लेते हैं। तो इसका एक बार अवकलन बनेगा dy/dx और इस साइड का अवकलन हम करेंगे u/v से, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन किया तो कोस का बन गया माइनस साइन 2x और अंदर वाला जो फलन है 2x उसका अवकलन करेंगे तो 2 प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट यानी साइन x का अवकलन किया तो कोस x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस और साइन x और इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो बन जाएगा 2 साइन x कोस x, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और साइन x इंटू में कोस x। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में है कोस एक्स। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं कोस एक्स, तो शेष बचेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे ओवरऑल वैल्यू बनेगी कोस एक्स इंटू 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। यह है dy/dx का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट की जांच के लिए हमें फिर से अवकलन करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाकर करेंगे। तो इसका अवकलन बनेगा d2y/dx2। इसका फिर से हम अवकलन u/v से करने वाले हैं। तो जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड यानी इस पूरे पार्ट का अवकलन करें तो 1 का अवकलन 0, फिर माइनस 6 और साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। इसी हिसाब से यदि हम 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दें तो इस कोस का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, तो बन जाएगा माइनस 12 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स, जिसमें माइनस 12 साइन एक्स ठीक है और इस कोस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और शेष को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। ये हमें आगे जाके हेल्प करेगा, इसलिए इसको मैं पहले ही सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो माइनस 12 साइन एक्स प्लस 12 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस 13 साइन एक्स इन दो पदों से और इन दो पदों से मिल जाएगा प्लस 18 साइन क्यूब एक्स, जो कि d2y/dx2 का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx इक्वल 0 से हमें प्राप्त होगा कोस एक्स इंटू 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0। इसका मतलब यदि इसके पहले गुणनखंड को 0 रखा जाए तो वहाँ से कोस एक्स का मान प्राप्त होगा 0, जिसका मतलब x का मान होगा π/2। अन्य कोण भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसी को कंसिडर करेंगे। और यदि हम दूसरे गुणनखंड को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें यहाँ से साइन x का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस 1/√6, यानी कि साइन x का मान या तो 1/√6 होगा या माइनस 1/√6। अब इन बिंदुओं के लिए हम लोग दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले x बराबर π/2 पर हम लोग दूसरे अवकलज यानी d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा माइनस 13 प्लस 18 इज इक्वल 5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बराबर π/2 पर दिया गया फलन निम्निष्ट होगा एवं समीकरण 1 में रखने पर निम्निष्ट मान f π/2 से वो हमें प्राप्त होगा साइन 90 इंटू कॉस 180, जो कि 1 गुणा माइनस 1 से हमें प्राप्त होगा -1। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर है। नेक्स्ट है साइन एक्स बराबर 1/√6 पर हम लोग d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि
हमें प्राप्त होगा -13 गुणा में 1/√6 और +18 गुणा में 1/√6 की घात 3, जिसको आगे हल करें तो -13/√6 प्लस 18 गुणा में 1/6√6, जिनमें से इनको कैंसिल कर दें तो 3, तो ओवरऑल वैल्यू बचेगी -13 + 3/√6, यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी <0। इसका मतलब sin x बराबर 1/√6 पर फलन उच्चिष्ट होगा, और यह मान समीकरण 1 में रखने पर उच्चिष्ट मान जो कि होगा sin x बराबर 1/√6 पर f(x) का मान। अब हमारे पास जो f(x) है वह है sin x इंटू में cos 2x, जिसमें से cos x को हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से यूज़ करें तो उसकी जगह लिख देते हैं 1 - 2 sin² x। अब इसके अंदर sin x का मान रखेंगे 1/√6, तो हमारे को यहाँ पर प्राप्त होगा 1/6, कैंसिल होके बनाएगा 3, ओवरऑल बनेगा 1/√6 इंटू 2/3, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2/3√6, जो कि इसका उच्चिष्ट मान होगा। इसी प्रकार हम लोग sin x बराबर -1/√6 पर भी d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा +13 गुणा में 1/√6 प्लस 18 गुणा में -1/√6 का क्यूब, जिसको आगे हल करने पर हमें निश्चित तौर पर वैल्यू 0 से बड़ी मिलने वाली है। इसका मतलब sin x बराबर -1/√6 पर फलन निम्नलिखित होगा, और यह मान समीकरण 1 में रखने पर हमें निम्नलिखित मान मिलेगा f(x) का। अभी हमने पिछले स्टेप में f(x) को लिखा है ये वाला पद, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है sin x इंटू 1 - 2 sin² x। इसमें sin x के स्थान पर रख रहे हैं -1/√6, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/6, जिसको कैंसिल करने पर -1/√6 और साथ में बचेगा 2/3, और इसकी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी -2/3√6, जो कि इसका निम्नलिखित मान होगा। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ पर यह भी लिखा गया है कि a का मान 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा है, या यूँ कहें ओवरऑल a और b दोनों पॉजिटिव हैं। अब इससे आगे हल करने के लिए इसका अवकलन करते हैं, तो dy/dx का मान होगा a कांस्टेंट, और sec x का अवकलन बन जाएगा sec x इंटू में tan x। इसी हिसाब से b कांस्टेंट और cosec का बनेगा -cosec x इंटू में cot x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और एक बार इसका पुनः अवकलन करके हम लोग d2y/dx2 का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। उसमें यहाँ a कांस्टेंट और sec x इंटू tan x को हम u इंटू v से अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन बनेगा sec² x, तो यहाँ पर बन गया sec³ x, और प्लस यदि हम tan को छोड़ दें तो sec x का अवकलन हमें प्राप्त होगा sec x इंटू में tan x, तो sec x इंटू में tan x। इसी प्रकार यदि हम माइनस और b को छोड़ दें तो कोसेक इंटू कोट का अवकलन करेंगे, तो कोसेक को छोड़ें तो कोट का अवकलन, ये देखिए कोसेक को छोड़ दिया और कोट का अवकलन बन जाएगा -cosec² x। इसी हिसाब से यदि हम कोट x को छोड़ें तो कोसेक का बन जाएगा -cosec x और इंटू में कोट x। इस प्रकार ये अवकलन हमारा पूर्ण होता है। अब इसको थोड़ा और हल करने के लिए हमने a और इसमें से कॉमन ले लिया sec x, तो sec x कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा sec² x प्लस tan² x। इसी प्रकार से ये माइनस और b और इसके अंदर से कॉमन ले लिया -cosec x, जिससे यहाँ पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस cosec x, और साथ में अंदर प्राप्त होगा cosec² x प्लस cot² x, जो कि d2y/dx2 का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx इज इक्वल 0, जिससे हमें a sec x इंटू में tan x माइनस
बी कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स का मान प्राप्त होगा 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ए सेक एक्स इंटू में टेन एक्स इज इक्वल बी कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। अब हम लोग ए को उधर शिफ्ट कर देते हैं और बाकी सभी पदों को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इधर सेक एक्स इंटू में टेन एक्स बटे में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इज इक्वल बी बटे ए, जिसको और अधिक हल करने के लिए हम लोग सेक को बटे में ले आते हैं तो बन जाएगा कोस एक्स, कोसेक को अंश में शिफ्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स। इसी प्रकार ऊपर था टेन एक्स और कोट को यदि ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये भी बन जाएगा टेन एक्स इक्वल बी बटा ए। यहाँ पर साइन बटे कोस का मतलब भी बन जाएगा टेन एक्स, तो ओवरऑल यहाँ पर बनेगा टेन क्यूब एक्स इक्वल बी बटे ए, जिससे टेन एक्स का मान हमें प्राप्त होगा बी बटे ए की घात 1/3, या यूँ कहूँ कि बी की घात 1/3 बटे ए की घात 1/3। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग, ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि हमारे पास जो d2y/dx2 है उसमें tan के साथ साथ sec और cosec भी हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक समकोण लेते हैं जिसमें एक कोण x है। इस कोण के सामने की भुजा बन जाएगी लंब, जो कि बनेगी b की पावर 1/3, आधार बन जाएगा a की पावर 1/3 और कर्ण बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट। ये मैंने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद हम इस बिंदु पर d2y/dx2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें मान ज्ञात नहीं करना है, केवल विचार करना है। यदि हम इस d2y/dx2 को ध्यान से देखें तो ये वैल्यू तो हमेशा रहेगी पॉजिटिव। अब बचे हैं a sec x और b cosec x, जिसमें a और b क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव दिए गए हैं। तो शेष बचे हैं sec x और cosec x, जिनके मान यदि हम इस समकोण त्रिभुज से ज्ञात करें तो वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि d2y/dx2 का मान सदैव पॉजिटिव रहेगा इस बिंदु के लिए। इसका मतलब tan x बराबर b की पावर 1/3 बटे a की पावर 1/3 पर फलन निम्नलिखित होगा। और ये मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो फलन का निम्नलिखित मान f(x), जो कि हमारे पास है a sec x प्लस में b cosec x। अब जो हमारे पास बिंदु है वो है वास्तव में tan x वाला, और इससे हमने बना रखा है समकोण त्रिभुज, जिससे हम लोग sec x और cos x का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके अंदर ये भुजा लंब, ये आधार और ये भुजा कर्ण है। तो हम लोग a इंटू में sec x का मतलब बनेगा कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट, और आधार का मान है a की पावर 1/3। इसी प्रकार से b इंटू cosec x बनेगा कर्ण बटे में लंब, जो कि है b की पावर 1/3। इसको यदि हम थोड़ा हल करना चाहें तो देखिए ये पद आ सकता है कॉमन। इस पद को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाहर आएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट इंटू बाकी बचेगा a बटे में a की पावर 1/3 प्लस b बटे में b की पावर 1/3, जिसमें इस फर्स्ट स्टेप को लिख देते हैं एज इट इज और इस सेकंड स्टेप पे देते हैं ध्यान। तो यहाँ पर a की पावर m बटे a की पावर n है, तो हम जानते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n है, तो बन सकता है a की पावर m माइनस n। तो इस आधार पर यहाँ पर बनेगा a की पावर 2/3 और यहाँ पर दूसरे पद में बनेगा b की पावर 2/3। यदि हम रूट के बारे में बात करें तो रूट का मतलब होता है घात 1/2, और इसके ऊपर घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो ध्यान से देखिए अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो यानी ये कुछ इस फॉर्म में है कि a की पावर m
इंटू ए की पावर एन। आधार समान हो तो घातों का योग कर सकते हैं, बस उसी नियम का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बन जाएगा 2/3 बी की पावर 2/3 और एक घात और आधी घात यानी 1/2 को जोड़ें तो बनता है 3/2। तो यहाँ पर ऊपर ओवरऑल घात आ जाएगी 3/2, जो कि इस फलन का निम्नलिखित मान होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ निम्नलिखित मान ही ज्ञात हो सकता है। आपकी जो उत्तरमाला है उसके अंदर उच्चिष्ट और निम्नलिखित दोनों मान दिए गए हैं, तो उसको आपको ठीक कर लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में केवल और केवल एक निम्नलिखित मान ही ज्ञात हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है y इक्वल टू दी एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 1/x, जिसमें दोनों पक्षों में हम लेंगे लघुगणक, क्योंकि उसके बिना इसका अवकलन पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग आगे हल करने के लिए log y को एक नए फंक्शन z से व्यक्त कर देते हैं, जो कि होगा log x/x, और इसको ओवरऑल नाम देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब जिन बिंदुओं पर z अधिकतम या न्यूनतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर log y भी अधिकतम या न्यूनतम होगा, और उन्हीं बिंदुओं पर सेम y भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। अब इसका आगे अवकलन करते हैं, तो अवकलज आएगा dz/dx इज इक्वल, इसको u/v से अवकलन करें तो v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन और बटे में v², जो कि हमें प्राप्त होगा 1 माइनस log x बटे में x², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका फिर से अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा d2z/dx2, जिसको हम u/v से पुनः अवकलन करने वाले हैं। v को छोड़कर u का अवकलन करें और माइनस u को छोड़कर v का अवकलन करें, जिससे बटे में वापस प्राप्त होगा v²। इसको हल करें तो d2z/dx2 का मान हमें मिलेगा माइनस x माइनस 2x और प्लस में 2x log x, और बटे में होगा x की पावर 4, जिसको हल करने पर पुनः मिल सकता है माइनस 3x प्लस 2x log x और बटे में x की पावर 4। अब यदि अंश में से हम लोग x को कॉमन ले लें तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा माइनस 3 प्लस 2 log x और बटे में x³, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए जो हमने फर्स्ट अवकलन किया था dz/dx उसको रखते हैं 0, जिसको यदि हम हल करें तो हमें log x का मान प्राप्त होगा 1, यानी हमें यहाँ से x का मान प्राप्त होगा e। अब हम लोग x बराबर e पर एकमात्र बिंदु है, इस पर d2z/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जो हमें प्राप्त होगा माइनस 3 प्लस 2 और log e का मान 1 और बटे में e³, जो कि डेफिनेटली माइनस 1 बटे में e³ यानी कि लेस देन 0 होगा। इसका मतलब x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट होगा, और यहाँ पर जो फलन हमारे पास है वो है z फिलहाल। और यदि z उच्चिष्ट है तो x बराबर e पर फलन log y भी उच्चिष्ट होगा, क्योंकि हमने z log y को ही मान रखा है, और इसी आधार पर जब जब log y उच्चिष्ट होगा तो केवल y भी उच्चिष्ट होगा। अतः उच्चिष्ट मान जो कि हमारे दिए गए फंक्शन में x बराबर e रखने पर आएगा, फंक्शन है f(x) बराबर x की पावर 1/x, वहाँ पर x के स्थान पर e रखें तो e की पावर 1/e, यह है उच्चिष्ट मान होगा। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया गया फलन y इज इक्वल f(x), जो है log x बटे में x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका अवकलन करें तो dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है 1 माइनस log x बटे में x², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और यदि फिर से अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2y/dx2 इज इक्वल माइनस 3 प्लस 2 log x बटे में x³,
जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स को रखेंगे 0, जो होगा 1 माइनस log x बटे एक्स के बराबर 0, जिससे पूर्व की भांति x का मान हमें प्राप्त होगा e, और इस पर हम d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात करेंगे। और जब ये ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3 + 2 गुणा 1 बटे में एक्स क्यूब यानी e क्यूब, जो कि आएगा लेस देन 0। इसका मतलब x बराबर e पर जो हमारे पास फलन है फिलहाल y है वो उच्चिष्ट होगा, और इसका मतलब उसका उच्चिष्ट मान x बराबर e पर आएगा। तो जब हम फलन में x के स्थान पर e रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा log e बटे में e यानी 1 बटे e, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है जिसे हम y के इक्वल मान लेते हैं। अब एक और काम करते हैं, हम इसको व्युत्क्रम में लिख देते हैं, जिससे बन जाएगा 1 + x tan x अपॉन x। अब 1 बटे y के स्थान पर हम मान लेते हैं z, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं 1 अपॉन x प्लस में tan x। अब जिन बिंदुओं पर z उच्चिष्ट होगा उन्हीं बिंदुओं पर y निम्निष्ट होगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको आगे हल करने के लिए हम इस फंक्शन का अवकलन करते हैं, तो dz बटे dx का मान बनेगा -1 बटे एक्स स्क्वायर, और tan x का अवकलन बन जाएगा sec स्क्वायर x। और इसी प्रकार इसका अगर एक बार और अवकलन करें तो d2z अपॉन dx2 का मान बनेगा 2 बटे एक्स क्यूब, और प्लस में sec स्क्वायर x का बन जाएगा 2 sec x, और sec x का अवकलन बनेगा sec x इंटू में tan x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dz बटे dx को रखते हैं 0 के इक्वल, जिसका मान हमने ज्ञात किया था -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इक्वल 0। यहाँ से sec स्क्वायर x इक्वल होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वज्र गुणा करें तो एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा cos स्क्वायर x, जिससे x का मान प्राप्त हो सकता है cos x। अब इस पर हम लोग d2z अपॉन dx2 का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको इस दूसरे अवकलज पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सारी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग cos x का मान x रखेंगे या x के स्थान पर cos x यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर cos x पर जो फलन हमने ले रखा है z, वह निम्निष्ठ होगा। इसका मतलब x बराबर cos x पर y उच्चिष्ट होगा, और हमें यही सिद्ध करना था कि दिया गया फलन x बराबर cos x पर उच्चिष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन जिसे हम y के इक्वल लेके जा रहे हैं वह है sin स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x। हम इसमें दोनों पक्षों में log का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो u इंटू वी, और उसके अगर ऊपर हम लगा दें log तो बन जाएगा log sin स्क्वायर x प्लस log 1 प्लस cos x, जिसमें log y इक्वल बन जाएगा 2 log sin x, घात को आगे शिफ्ट कर दिया, और शेष है log 1 प्लस में cos x। अब हम इसको z के इक्वल मान लेते हैं, जो कि बन रहा है 2 log sin x प्लस log 1 प्लस cos x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जिन बिंदुओं पर z उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा उन बिंदुओं पर log y या y भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा। अब हम इसको आगे हल करने के लिए इसका अवकलन करें तो z का अवकलन dz बटे dx, तो हमारे को प्राप्त होगा, तो log का बन जाएगा 1 अपॉन साइन, और साइन का बन जाएगा cos x। नेक्स्ट स्टेप में log का करेंगे तो 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x का किया तो माइनस sin x, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो
डी जेड बटे डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा 2 cot x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको ओवरऑल नाम लगाते हैं समीकरण नंबर 2 और इसका एक बार पुनः अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2z अपॉन dx2, जिसमें फर्स्ट स्टेप है 2 cot x जिसका अवकलन बन जाएगा -2 cos x स्क्वायर x, और दूसरे पद में u अपॉन v को यूज़ करें तो हमारे पास आएगा माइनस बाहर, v को छोड़कर u का अवकलन किया तो cos x माइनस u को छोड़कर v का अवकलन किया तो माइनस साइन x, और बटे में होगा v का स्क्वायर यानी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको अगर हल करें तो -2 अपॉन cos x स्क्वायर को बटे में लाएं तो साइन स्क्वायर x माइनस कोष्ठक cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस माइनस का गुणा प्लस तो साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप सेम, या इसको चाहें तो साइन स्क्वायर x के स्थान पे लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और शेष यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बनेगा 1, तो ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos x और नीचे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, जिसको यदि आगे हल करें तो बन जाएगा -2 बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर x और -1 अपॉन 1 प्लस cos x, जो कि d2z अपॉन dx2 का मान है, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग dz बटे dx को रखेंगे 0, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 cos x बटे साइन x माइनस साइन x बटे में 1 प्लस cos x इज इक्वल 0। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बन जाएगा साइन x इंटू में 1 प्लस cos x, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो बन जाएगा 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है 2 cos x और साथ में है 2 cos स्क्वायर x, इसको चेंज कर देंगे cos स्क्वायर में तो बन जाएगा -1 प्लस cos स्क्वायर x और इक्वल 0, बटे वाले का गुणा 0 के साथ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x और -1 बराबर 0, जिसके यदि हम गुणनखंड करना चाहें तो ये बन सकता है 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस cos x और -1 इक्वल 0, जिसमें पहले दो पदों में से 3 cos x कॉमन लिया तो शेष बचा cos x प्लस 1, और बाद वाले पदों में से माइनस कॉमन लिया तो बनेगा cos x प्लस 1, जिसको और यदि हल करें तो बन जाएगा 3 cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1 इक्वल 0, जिसमें पहले गुणनखंड को यदि 0 के इक्वल रखूं तो हमें cos x का मान मिलेगा 1/3। इसका मतलब ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, और इस पर अब हम d2z अपॉन dx2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें निश्चित तौर पर लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब cos x बराबर 1/3 पर z उच्चिष्ट होगा, या यूं कहें कि cos x बराबर 1/3 पर log y उच्चिष्ट होगा, और जब log y उच्चिष्ट है तो cos x बराबर 1/3 पर y भी उच्चिष्ट होगा, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि दिया गया फलन cos x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि इस फलन का मान tan थीटा बराबर √p/q पर उच्चिष्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिए गए फलन से, जिसको और आसान बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में log का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगला पद बन जाएगा p log sin थीटा प्लस q log cos थीटा, गुणा की जगह योग और घातों को आगे शिफ्ट किया गया, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में log y को मान लेते हैं z, तो
बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी पी log साइन थीटा और क्यू log cos थीटा। ओवरऑल इसी को समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब जिन बिंदुओं पर z का मान अधिकतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर log y का मान भी अधिकतम होगा। अगला स्टेप हम लोग इसका एक बार अवकलन करते हैं, तो डी जेड बटे डी थीटा, क्योंकि अब ये थीटा का फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पी कांस्टेंट, log साइन थीटा का अवकलन बन जाएगा कोड थीटा, क्यू कांस्टेंट और log कोस थीटा का अवकलन बन जाएगा माइनस टेन थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका पुनः अवकलन करें तो हम लोगों को डी टू जेड अपॉन डी थीटा 2 का मान मिलेगा, जो कि होगा माइनस पी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू सेक स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए डी जेड बटे डी थीटा को इक्वल रखते हैं 0, जिससे हमें प्राप्त होगा P इंटू कोड थीटा माइनस क्यू इंटू टेन थीटा इज इक्वल 0, जिसको हम लिख सकते हैं P कोड थीटा इज इक्वल क्यू टेन थीटा। यदि कोड को दूसरी साइड शिफ्ट कर दूं और क्यू को इधर ले आऊं तो हमारे को मिल जाएगा P बटे क्यू का मान टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से यदि हम टेन थीटा का मान ज्ञात करें तो अंडर रूट पी बटे क्यू। ये एक्सट्रीम पॉइंट के लिए शर्त आ गई। अब यदि इस पर हम दूसरे अवकलन यानी डी टू जेड अपॉन डी थीटा 2 का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये स्क्वायर है तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ माइनस पी और माइनस क्यू की वजह से ये सारी वैल्यू नेगेटिव बनने वाली है, यानी माइनस में बनने वाली है, यानी इस पर दूसरे अवकलज का मान लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा इक्वल अंडर रूट पी बटे क्यू पर जेड उच्चिष्ट होगा, और जेड को हमने मान रखा था log y के लिए। इसका मतलब टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी बटे क्यू पर y भी उच्चिष्ट होगा, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि दिया गया फलन टेन थीटा इक्वल अंडर रूट पी बटे क्यू पर उच्चिष्ट होगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 8.5 पूर्ण होती है। अगली प्रश्नावली के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।